तो साथियों आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10वीं वर्ष 2022-23 विषय विज्ञान बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के 12वां जो अध्याय है आपका विद्युत। इस मॉडल पेपर में सभी 75 क्वेश्चन या तो पिछले साल के पेपरों से साथियों या फिर जो राजस्थान बोर्ड द्वारा इस साल मॉडल पेपर जारी किए गए थे उनसे लिए गए। तो आइए साथियों अब कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट। तो इसमें हम विद्युत जो हमारा चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता और समझ में भी आ जाता है, तो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो पता नहीं चलता है साथियों कैसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपने ये पार्ट पढ़ लिया है तो अपनी प्रैक्टिस के लिए वीडियो देखें, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन पढ़ के भी अपना पेपर आसानी से दे सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल के मॉडल पेपर में दिया गया था। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है साथियों, तो वो आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट आपका एकदम राइट आंसर इसमें हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। ठीक है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आगे भी, इसलिए लास्ट तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो साथियों विद्युत जनित्र यानी कि साथियों जनित्र मतलब आपका जनरेटर होता है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो आपको याद रखना है वह यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है साथियों विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ओके ठीक है साथियों, ध्यान से देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। तो साथियों हमें विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताना है, तो आप इसमें लिख देंगे वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर व वोल्टेज को मापने का कार्य करता है। क्या करता है साथियों? वोल्ट मीटर जो विद्युत परिपथ यानी आपका तार है उसके जो दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा साथियों, वोल्टेज होगा, उसको मापने का कार्य करता है वोल्ट मीटर। ओके, भूलना नहीं है साथियों, एग्जाम में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हमें लिखना है। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, एक तो लिख देंगे चालक की लंबाई पर। क्या साथियों? एक तो इसमें आ जाएगा चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पे? चालक की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ये तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें साथियों, मतलब फोर्थ के सेकंड में आपको दो बताने हैं ना, कम से कम दो आपको लिखने ही होते हैं। आप इसमें सेकंड लिख देंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। किस पर साथियों? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो ये दो चीज आप लिख देंगे साथियों, तो आपका एकदम राइट आंसर तैयार हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है एक चालक की लंबाई पर और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है साथियों, क्षेत्रफल लिख देना यहाँ पर पूरा। ठीक है, भूलना नहीं है, एग्जाम तक आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है साथियों, जो जिसमें आपको चित्र दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है, इसलिए ध्यान से देखें। यहाँ पर साथियों में दे रखा है और बोला है दिए गए परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो परिणामी प्रतिरोध बताना है साथियों। तो यहाँ पर दिया है 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम, तो परिणामी यानी टोटल बताना है साथियों। तो आपको पता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो प्रतिरोध क्या होता है वह सभी प्रतिरोधियों के योग के बराबर होता है, यानी R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 क्या है साथियों? ये है 2 ओम, क्या है? 2। ठीक है, और यहाँ पर R2 क्या है? ये भी 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका जो टोटल R है यानी परिणामी प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। तो 4 ओम आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, 4 ओम आपका एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। श्रेणी क्रम संयोजन का है साथियों, ऊपर आप लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या पढ़ते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 और आगे तक इस प्रकार से जितनी R हमें दे रखी हो। ठीक है, ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो विभवांतर मापने का यंत्र है साथियों उसका नाम हमें बताना है, तो आपको याद रखना है वोल्ट मीटर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। भूलना नहीं है, नाम याद रखना है कि विभवांतर मापने के यंत्र का नाम क्या है? वोल्ट मीटर है। ओके ठीक है, याद रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है
विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन पूछा है साथियों, तो विद्युत धारा की डेफिनेशन आप लिख देंगे। आप इसमें लिखेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल से एक लाइन लिख देंगे क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये लिख देना है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आपका 7 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बोल रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज है साथियों, विद्युत धारा के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको याद रखना है नाम, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। कौन से सिद्धांत पर? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है फ्यूज विद्युत धारा के। ठीक है, याद रहेगा नाम, भूलना नहीं है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, बैटरी चार्जर में कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? जो बैटरी चार्जर है साथ ही इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है? नाम याद रखना है, दिष्ट धारा। ठीक है, फिर बाद में मुझे कमेंट में पूरा वीडियो देखने के बाद आप बताइए कि आपको कितने सवालों के जवाब इसमें आ पाए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे भी, इसलिए लास्ट तक बने रहना है साथियों। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे? संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम हो, यानी किस प्रकार करें साथियों, कि श्रेणी क्रम में करें या संयोजन क्रम में, तो हमें वो बताना है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम हमें दिया है। तो साथियों इसका आंसर आप ऐसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, जो समांतर क्रम है, कौन सा क्रम? समांतर क्रम में हम इनको जमा के देखेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है? 1/r, 1/r बराबर 1/r1, 1/r2 प्लस 1/r3, इस प्रकार से होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/r तो हमें निकालना ही है। ठीक है, और यहाँ 1/r1 क्या है साथियों, हमारा 2 ओम है। कितना है? 2, तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पर R2 कितना है साथियों? 3 ओम है, तो यहाँ 1/3, और यहाँ पर ये जो R3 है वो कितना है साथियों, यहाँ पर हमारा, एक मिनट रुकिए, वो हमारा है 1/6, कितना है? 1/6। फिर इनका अगर आप एलसीएम करेंगे साथियों, तो एलसीएम करने पर ये हमें मिलेगा 3 + 2 + 1 और नीचे आ जाएगा 6। आप इनको ऐड करेंगे साथियों तो आपका 6/6 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 6 × 6 यानी 1, तो 1 ओम हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। कौन से क्रम से आया साथियों? समांतर क्रम। समझाएंगे तो इस प्रकार से समझा देंगे, वरना आप इसमें समांतर क्रम भी लिख सकते हैं अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो। ओके, 2 नंबर का पूछे तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो इसमें आता है वाहनों की बैटरी के कोई 2 कार्य लिखे। तो वाहनों की बैटरी के 2 कार्य लिखने हैं, तो आप इसमें लिख देंगे, फर्स्ट, वाहन के इंजन को चालू करने में बैटरी कार्य करती है। फर्स्ट क्या है साथियों, कि वाहनों के इंजन को चालू करने में बैटरी क्या करती है? कार्य करती है। सेकंड लिख देंगे, बैटरी वाहन के लिए विद्युत प्रदान करती है, जिससे वाहन के विभिन्न द्वीप एवं हॉर्न आदि कार्य करने में सक्षम होते हैं। बैटरी क्या करती है साथियों? वाहनों को विद्युत प्रदान करती है, जिससे क्या होता है? वो द्वीप और हॉर्न आदि का कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, ये 2 आप इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, दिष्ट धारा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के 2 स्रोत के नाम बताने, तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा शुष्क सेल। कौन सा हो जाएगा? शुष्क सेल एक तो हो जाएगा फर्स्ट स्रोत, और सेकंड स्रोत की बात करें तो वो हो जाएगा आपका डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो। याद रहेंगे, शुष्क सेल फर्स्ट और डायनेमो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखिएगा साथियों, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसमें लिख देंगे, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं तो लघु पतित हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं तो लघु पतित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14वें की, वो बोल रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में होता है? तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है साथियों, उसका उपयोग किस में होता है? तो साथियों ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा। क्या साथियों? विद्युत पंखे में। किसमें होता है? विद्युत पंखा में क्या होता है? तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें साथियों, ये इस प्रकार का हमें साइन दे रखा है 15वें में, इस प्रकार का ये आप देखें, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रतीक चिन्ह, ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका नाम बताना है, ये कौन सा है। तो साथ ही यहाँ पर ए लिखा है,
और प्लस माइनस है, तो जब भी ऐसा चिन्ह आए तो आपको याद देना ये अमीटर का निशान है साथियों। किसका? एमीटर का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट की बात करें साथियों, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या करना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है या इसको समझाना है ये क्या है। तो आप इसमें लिख देंगे किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है ये जानने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है साथियों, विद्युत धारा के प्रवाह को चेक करने के लिए या ये किस दिशा में ये पता करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। ओके, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वां में बोल रहा है अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? कौन से क्रम में लगाया जाता है साथियों? तो आपको याद रखना है इसे लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। किसमें लगाते हैं साथियों? हमेशा इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है। दो प्रकार के क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें 18 की, वह बोल रहा है परिपथ में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए। चित्र वाले क्वेश्चन साथियों आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ए यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच यानी मध्य में प्रतिरोध बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें नाम नहीं दिया है कि हमें श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इन्हें श्रेणी क्रम में निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है मैंने बताया था, इसमें जो आपकी R1 होती है और प्लस R2 होती है जो दे रखी है, उनको क्या कर साथियों ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या है, प्रतिरोध मिल जाता है, यानी कि R मिल जाता है। तो यहाँ पर R बराबर कितना दे रखा साथियों, 1 और 1, तो 1 + 1 कर लीजिए। तो आपका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 2 ओम। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 + R2। जितनी R दे रखी है उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दो ही R दे रखी थी, यानी 2 ही प्रतिरोध थे, तो उनको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा 1 + 1 क्या आ गया, 2 ओम आ गया। सिंपल सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 19वां क्वेश्चन बोल रहा है फ्यूज के अनुमंतांक 15A है, तो इस कथन का क्या अर्थ है। तो आप इसमें लिखेंगे इसका अर्थ यह है कि इस परिपथ में अधिक से अधिक 15A की धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। यदि परिपथ में धारा 15 एम्पियर से बढ़ जाती है तब फ्यूज पिघल जाएगा तथा परिपथ स्वयं ही बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है। अगर आए तो आपको ये आंसर ऐसे इस प्रकार से लिख देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपको ऊर्जा की जो दर है उसको मापने का तरीका बताना है कि ये कैसे मापी जा सकती है। तो आप इसमें लिख देंगे विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किसी युक्ति यंत्र द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कार्य के आकलन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा की दर बराबर हो जाएगी किया गया कार्य बटा लिया गया सेकंड, यानी समय जो हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आर्मेचर क्या है, उपयोगिता बताइए। आर्मेचर क्या है, उपयोगिता बताइए, ये सवाल पूछा है। तो आप इसमें लिखेंगे व्यावसायिक मोटरों में कुंडली तथा नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। क्या साथियों, क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि व्यावसायिक मोटरों में कुंडली तथा गर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है मिलकर क्या कहलाते हैं, आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है साथियों, ये आप इसमें लिख देंगे, सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो 22वां क्वेश्चन आता है साथियों, वह क्या बोल रहा है, देखिएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उसे कहते हैं परिपथ। क्या कहते हैं साथियों, परिपथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि किसी भी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो साथियों जो लाइट के तार वगैरह होते हैं वो क्या होता है, हमारे परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, जो सतत यानी चालू हो सकते हैं, यानी उनमें विद्युत धारा बहती हुई भी हो सकता है, यानी बंद यानी विद्युत धारा नहीं बहती हुई भी हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हमें विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक हमें बताना है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है साथियों, वोल्ट। याद रहेगा, वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक।
भूलना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन नियमों से की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन नियमों से की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, उन्हें कहा जाता है मेंस। क्या कहा जाता है साथियों? उन्हें मेंस कहा जाता है। ठीक है, कि घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन नियमों से की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मेंस कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पेपर का पीडीएफ है आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कोशिश करेंगे साथियों, लेकिन आपको अभी से ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है पीडीएफ में आपको आंसर ना मिले, केवल क्वेश्चन मिले, तो आंसर आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में 2 अंतर लिखिए। दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में 2 अंतर लिखिए, तो आप इसमें लिख देंगे, प्रकार से आप दोनों तरफ इनको लिख देंगे। दिष्ट धारा में आप लिखेंगे, दिष्ट धारा का परिणाम बदलता है या नहीं बदलता, लेकिन यह एक ही दिशा में बहता है। प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम और दिशा नियत अवधि में बदलती है। दिष्ट धारा में फिर लिखेंगे, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, और प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ओके, अंतर हो जाएंगे, सिंपल से आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वापिस चित्र वाला आ रहा है साथियों, इस प्रकार से डायग्राम वाला, जो आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। कुल धारा की गणना करनी है, ये क्या है साथियों? 4, 6 और 8। सबसे पहले तो क्या कर लो, इनको जोड़ लो, वही आपका R1, R2, R3 वाला सूत्र लगा के अब ऊपर कराया था ना जैसे। ठीक है, क्या होता है मैंने बताया था, R बराबर होता है साथियों R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ेंगे 4 प्लस 6 प्लस 8, कितने हो जाएंगे साथियों जोड़ने पर? ये 6 और 4 तो 10 और ये 18, कितना हो गया? 18 ओम हो गया। ठीक है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया कुल इस प्रकार से ओम की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों 9 वोल्ट दे रखा है हमें, तो 9 वोल्ट दे रखा है। आपको फॉर्मूला पता होगा साथियों सिंपल सा विद्युत धारा का, I बराबर V/R होता है। क्या होता है साथियों? I बराबर V/R। तो I तो हमें निकालना ही है, V हमारा क्या है साथियों? यहाँ पे वोल्ट कितना है? 9 है, तो यहाँ पर आप 9 लिख देंगे। और R की बात करें, प्रतिरोध कितना है साथियों? 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे साथियों, तो हमारा ये आ जाएगा, पूरा भाग देने के बाद वैसे काटेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 विद्युत धारा की गणना हमारी हो जाएगी सिंपल से। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट की बात करें साथियों, विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? जैसा कि साथियों आपको पता है, जो बल्ब है उनको तंतु को बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि क्यों किया जाता है, एकमात्र उसका ही उपयोग क्यों करते हैं और का क्यों नहीं करते। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें लिखेंगे, टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या साथियों? टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है, जिसके कारण तंतु चमकने लगते हैं और प्रकाशित हो जाते हैं। यह इसका रीजन हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, विद्युत परिपथ में धारा के मापन करने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो उसे बोलते हैं साथियों अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? अमीटर। याद रहेगा? ठीक है साथियों, भूलना नहीं है, एग्जाम तक आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध, यानी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध कौन करता है? चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है साथियों, जिसे विरोध ही उसका अर्थ है। पता होगा साथियों आपको क्या किसकी बात कर रहा हूं साथियों में, तो उसका नाम है प्रतिरोध। क्या है साथियों? प्रतिरोध जो है वो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोध नाम याद रहेगा, तो आपको ये नाम याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 की, वह बोल रहा है, देखिएगा, विद्युत में तार किस रंग का होता है? विद्युत में तार काले रंग का होता है साथियों। कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, याद रहेगा, भूलना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 31 बोल रहा है, देखिएगा, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल या बैटरी। क्या हो जाएगा? या तो हो जाएगा विद्युत सेल या फिर साथियों आपका हो जाएगा बैटरी।
ठीक है, दो नाम याद रहेगा कि जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है वो कौन है, सेल या बैटरी, विद्युत सेल या बैटरी। ओके, याद रहेगा साथियों, ठीक है, याद आपको रखना है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है 32, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में दो अंतर लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र व दिष्ट धारा जनित्र में आपको दो अंतर लिखने हैं, तो आप इसमें अंतर लिख देंगे इस प्रकार से। पहले आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, इस जनित्र में दो सर्पी वलय होते हैं। क्या होता है साथियों, दो सर्पी वलय होते हैं। और दिष्ट धारा में लिखेंगे इस जनित्र में कंप्यूटेटर होते हैं। क्या होते हैं, कंप्यूटेटर, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा में फिर लिखेंगे इस जनित्र में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्राप्त होती है। और दिष्ट धारा में लिख देंगे इस जनित्र में दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ओके साथियों, नेक्स्ट की बात करें, वो बोल रहा है शॉर्ट सर्किट क्या है। तो अक्सर आपने अपने घर पर ये नाम सुना होगा साथियों, कहीं ना कहीं सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है साथियों, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, किसी विद्युत यंत्र में विद्युन्मय एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा के कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्या साथियों, एक बार फिर दोहराता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुने, यूं ही समझ में आपको आ जाएगा कि किसी विद्युत यंत्र में विद्युन्मय एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा के कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, देखिएगा, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है और इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो साथियों श्रेणी क्रम बोला है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, क्या होता है R1 प्लस R2। तो एक तो दिया हमें 20 ओम और एक दिया है साथियों 4 ओम, तो जोड़ देंगे तो अपने पास हो जाएगा 24 ओम, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35, सौर सेल क्या है, निर्माण में प्रयुक्त दो तत्वों का नाम लिखिए। सौर सेल क्या है और इसके निर्माण में प्रयुक्त दो तत्वों का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सौर सेल क्या होते हैं। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे ही बदल देते हैं, ठीक है। आप इसमें लिख देंगे। और दो तत्वों के नाम पूछा था साथियों, तो उसमें आप लिख देंगे सिलिकॉन एवं सेलेनियम। क्या क्या लिख देंगे, सिलिकॉन और सेलेनियम, ठीक है साथियों। ओके, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 36, किस धातु का उपयोग फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। तो मैं लिख देंगे तांबा तथा टिन। कौन कौन से साथियों, किसका उपयोग किया जाता है फ्यूज बनाने में, तांबा और टिन का, ठीक है। तांबा और टिन, शीशा लिख देना, टिन शीशा, ठीक है, मिश्रित हो जाता है साथियों, तांबा या टिन शीशा, ये आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है हमें, देखिएगा साथियों, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में अंतर लिखिए। तो इनमें अंतर बताना है साथियों, तो आप इसमें लिखेंगे, श्रेणी क्रम में आप लिखेंगे इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। समांतर क्रम में लिखेंगे इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निम्न होता है। ओके, फिर श्रेणी क्रम में वापस लिखेंगे इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न होता है। और समांतर क्रम में लिखेंगे इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। ओके, तो आप इसमें ये लिख देना, ठीक है साथियों। सिंपल सा आपका आंसर तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी डायग्राम वाला चित्र है जो कि इस पार्ट से आपको पक्का पूछने वाला है कि 10 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा की I2 ज्ञात करनी है। तो I2 कहाँ है साथियों, यहाँ पर है, देखें, तो ये वाली धारा में यानी ये वाली विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो साथियों मैंने आपको बताया था I बराबर क्या होता है, ऊपर भी सवाल किया था, V/R होता है। क्या होता है, V/R। तो यहाँ पूछा क्या है, I2 पूछा है, तो यहाँ भी 2 लगा दी, यहाँ भी R2 ले लेंगे, ठीक है, इतना सा चेंज होगा। अब V तो कितना साथियों, V तो हमारा सेम है 12 है, क्या है 12 है। और R2 की बात करें तो ये वाली है हमारी R2, तो ये हो जाएगा आपका बटा में 10। इसको हम साथियों इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.2। क्या हो जाएगा साथियों, 1.2 बार इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 1.2 एम्पियर आपकी विद्युत धारा की गणना हो जाएगी I2 की, ठीक है। सिंपल सा हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल था। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, सौर कुकर का उपयोग करने का एक लाभ व एक हानि बताइए। जो सौर कुकर है साथियों, इसका उपयोग करने का एक लाभ और एक हानि बतानी है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे सौर कुकर से लाभ, इसमें किसी प्रकार का ईंधन
न जलने के कारण इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। और सौर कुकर से हानि में लिखेंगे यह रात्रि में, बरसात में तथा बादल वाले दिनों में काम नहीं करते। ठीक है, ओके, आप इसमें लिख देंगे। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऊपर भी बात की थी, याद रखना है किसका बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, टंगस्टन धातु का। कौन सी धातु का? टंगस्टन धातु का। ठीक है, याद रहेगा। ओके, ठीक है, आपको याद रखना है।